और अब वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे खास शो पोल खोल का। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ और आज हम पहुंच चुके हैं मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में पता लगाने कि आखिर यहां किसकी चुनावी राह आसान होने वाली है और किसकी मुश्किल, क्योंकि ये वही जगह है जहां मुंबा देवी का मंदिर स्थित है। वो मुंबा देवी जिनके नाम से मुंबई का नाम मुंबई पड़ा है। इसके अलावा इस जगह का वास्ता अंडरवर्ल्ड से भी रहा है, यानी डोंगरी हो या फिर भिंडी बाजार, वो इसी मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। बीते 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार महायुति की तरफ से शाइना एनसी जैसे चेहरे को उतारे जाने का कितना असर यहाँ लोगों के जहन पर पड़ने वाला है, आज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे एक खास सफर। ये जो गलियां हैं भिंडी बाजार की गलियां हैं मुंबई की, और इसका जो नाता रहा है वो बॉलीवुड के महान सिंगर, महान एक्टर सबसे रहा है। मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हों, दिलीप कुमार साहब रहे हों, वो सब भिंडी बाजार से रहे हैं। और कई ऐसी इमारतें हैं जिसे आज भी लोग दिखा रहे होते हैं। क्या आप बता रहे हैं? दिलीप कुमार साहब का घर पहले होता है किधर? ये सामने थर्ड फ्लोर पे। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यही क्या सामने बिल्डिंग में, ये पाटका मेंशन में। हाँ, ये पहले उनके पीए भी रहते थे, गालिब साहब इंतकाल कर गए, उनकी वाइफ भी अभी इंतकाल कर, वो घर आज भी मौजूद है। सहरा मानो साहब उनकी लड़की को बुलाती रहती है यहाँ पर। अच्छा, कभी दिखे दिलीप कुमार साहब इधर से? दिलीप कुमार साहब को प्रोग्राम आता तो यहाँ पे आते थे। हर प्रोग्राम के अंदर, जैसे कोलंबो वाले की ओपनिंग हुई तो उसके अंदर आए। जैसे कोई उनको एक सेलिब्रिटी के हिसाब से बुलाया जाता था, कुछ मजहब का काम हो, कोई काम हो तो उसमें आते थे। लेकिन उनका पैदाइशी घर इनका यही है, दिलीप साहब का। कि मैं यही बात कर रहा था। आप लोग सब यहीं से हैं क्या? यस जी, यहीं से हम भिंडी बाजार से ही है। मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी यहाँ पर लगती है। आप क्या करते हैं? मैं OTT प्लेटफॉर्म पे जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, हीरोज इंटरनेशनल। अरे देखिए, मैं दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा था। जो तमाम मूवीज़ होती हैं, प्लेटफॉर्म्स OTTs आ रहे हैं, उसमें भिंडी बाजार को जब दिखाया जाता है तो एक डर का नाम भी भिंडी बाजार से जुड़ता है। हाँ, समझ रहे हैं? गैंगस्टर्स। डर का नाम बेशक जुड़ता है, क्योंकि 90s 80s में जो यहाँ पे वैसा माहौल होता था। लेकिन अब जो है यूथ जो है, जनरेशन आज का, वो प्राइवेट और इंटरनेशनल जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो उस नज़रिए से भी आप लोगों को देखना होगा। आपको पता है लता मंगेशकर साहिबा वो किस घराने से ताल्लुक रखती थी? वो इसी भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखती थी। तो फिर भिंडी बाजार नाम कैसे पड़ा? मशहूर भिंडी बाजार ये ब्रिटिश के दौर में जो है एक टर्म था। इसके बारे में 2-3 थेरीज हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर टर्म है भिंडी बाजार नाम पड़ने की, वो ब्रिटिश के ज़माने में वो लोग इसको कहते थे कि दिस लोकेशन, मतलब वेयर इज दिस लोकेशन, तो बोले बिहाइंड द बाजार। तो बिहाइंड द बाजार वो होते होते भिंडी बाजार पड़ गया इसका नाम जो है। मैंने यहाँ पे इंदिरा गांधी को देखा है, फारूक अब्दुल्ला साहब को देखा है, और मैंने बड़े बड़े नेता को देखा है भिंडी बाजार में आते हुए। सब नेता है, लेकिन भिंडी बाजार को कुछ सौगात देकर गए या कुछ चेंज हुआ है? बाजार को एक बहुत सी सौगात दे के गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम मुसलमान भाई और हिंदू भाई यहाँ बहुत मिलजुल के रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे कभी कोई ऐसा कोई वायलेंस हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ है, और यहाँ सब बहुत अच्छी तरीके से मिल के रहते हैं। ये जैसे जो इमेज है जी, ये जो घर देख रहे हैं ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ पे खड़े रह के स्पीच करते थे। इंडिपेंडेंट मोमेंट चला था यहाँ पर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब 2nd फ्लोर के ऊपर खड़े रह के वहीं से स्पीच करते थे, लोग नीचे से सुनते थे। और खुदा में चिश्तिया के अंदर तमाम लीडर लोगों की बैठक होती थी, जितने भी लीडर थे। तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आज़ादी से इसका नाता है, बॉलीवुड से इसका नाता है, अलग अलग इमारतें उसकी गवाही आज भी दे रही हैं। लेकिन अभी हम इलेक्शन की बात करते हैं। आप भिंडी बाजार की तो हमने बात कर ली है। जब इतनी अच्छी जगह में आया हूँ जिसकी बात हर जगह हो रही है, यहाँ अभी किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा बात हो रही है जो महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ा है, जो आप लोगों से सीधे इत्तेफाक रखता है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त क्लीन एंड क्लियर जो है ना, मुद्दों को भटकाकर सिर्फ पोलराइजेशन वाली चीज़ें चल रही है। कटेंगे बटेंगे इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। और खुली चीज़ है कि जहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वोटर समझदार होता है तो वो एक तरफा वोटिंग करता है, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडाज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। नुमानी साहब ने जो बोला उसको लेकर तो विवाद हो रहा है ना, वो सही लगता है आप लोगों को या गलत लगता है उन्होंने जो भी बोला है? क्योंकि उनसे मिलने को लेकर आज देखिए अणुशक्ति नगर के जो कैंडिडेट हैं फहाद,
उनको लेकर भी अब घेरा जा रहा है कि भाई वो मिलने गए। आज जब कोई आलिम, आज जब कोई इस्लामिक स्कॉलर बाहर आके लोगों को ये बता रहा है कि आपकी सियासी समझदारी होनी चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा था 100% वोटिंग करने के लिए, उसका रिजल्ट भी दिख कर आया। जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे वोटर्स में, वहाँ पर ये पूरी साफ बात नजर आई कि वहाँ पे महाविकास आघाड़ी को बहुत जबरदस्त लीड मिली। ये किसी एक पार्टी या एक युति के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि उनका आरोप यही है कि फडणवीस साहब हो या महायुति हो। देखिए मैं आपको क्या बोलूं, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुसलमान अगर अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो मुल्क का दस्तूर और कानून उसको देता है, अगर उसको इस्तेमाल करके अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनना क्या ये उसका राइट नहीं है? जब उस राइट के लिए वो निकलता है तो उसे कहा जाता है वोट जहाद। मतलब मुसलमान सुबह से शाम तक कितने जहाद करता है। अरे हमारा जहाद है जो हमारे हिंदू भाई का धर्म युद्ध है, वही जहाद हमारा भी है कि हमको अच्छाई को, अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाना। अगर ये जहाद है तो ये जहाद ही सही हम करेंगे, हम अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाएंगे। वो हमारा भाई किसी भी जात धर्म का हो और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो सेकुलर वैल्यूज को लेकर मतलब जो कैंडिडेट अच्छा है हम उसको चुनते हैं। और आप लोग क्या देखते हैं, अगर किसी चुनाव में किसी को चुनना है उम्मीदवार में, मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट हैं? अभी कोई ऐसा मुद्दा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आपसे जुड़ा हुआ है? मुद्दे तो सर देखिए, इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाया जाता है। अगर सही मायनों में अगर मुद्दे हम देखें ना, तो हमको तो मतलब देखिए, वी नीड एजुकेशन मोस्ट, ओके, हॉस्पिटल्स चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है। बट इसको ना करते हुए मुद्दों को भटकाया जाता है। वर्जन है, उद्धव ठाकरे अपने है, मुसलमान लोग की जान है वो। अरे पहले तो बोलते थे कि मुसलमान नहीं, बीजेपी वो- और उद्धव ठाकरे नहीं, की पार्टी के खिलाफ। बाला साहब ठाकरे कभी ऐसा मना नहीं किए मुसलमान लोग मारो ऐसा करने की। ऐसा कौन बोल सकता है? नहीं, ऐसा वो बाला साहब ठाकरे किए भी नहीं कभी। आप बहुत देर से सुन रहे हैं चाचा। यहाँ की मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमान के वोट हमारे पॉकेट में कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी आज के टाइम में हम शिंदे को तो देंगे ही नहीं और कोई थर्ड वोट को देंगे नहीं। हमको देना है कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को। इससे पहले फिक्स रहता है क्या कि किसको देना? अरविंद सावंत साहब खड़े थे, उनको दिया हमने। उसके बाद अभी अमीन पटेल 10-15 साल से इनको दे रहे। हम ये बोलते हैं कि हमारे को तुम ये क्या चना कुरमुरा समझे क्या? कल मेरी बात हुई कि हमारे यहाँ एरिया के अंदर एक तो काम तो हुआ नहीं है, सीधी सी बात है, काम हुआ नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई बीजेपी नहीं आना, इसलिए हम मजबूरन दे रहे। बीजेपी क्यों नहीं आना? नहीं आना तो नहीं आना, नहीं बीजेपी वो सारी दुनिया को मतलब मालूम है। क्यों? मेरे क्यों? अकेले आप की बताइए बात ना, आप तो सयाने, आप बोल सकते हैं। बीजेपी इसलिए नहीं आना कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की काम करती है। वक्फ कानून की बात आई है, अभी आपने देखा कि एक लिस्ट उलेमाओं की थी, कांग्रेस ने उसको कह दिया कि हम करेंगे, भले उनके हाथ में है या नहीं है, उस पर एतबार होता है आप लोगों को? और या ये सिर्फ चुनावी गिमिक? देखिए, ये तो एक बहुत सही बात कहा आपने जैसे मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात बताई। हम नागपुर तक गए थे, धरना दिया था हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, पर तभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। हर बार ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, तो इसीलिए इस बार जो है, एक तो हम उम्मीद खो बैठे हैं बीजेपी या महायुति की जो सरकार है उनसे, उन पे हमको यकीन ही नहीं है। दूसरा, एक जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन हमको महाविकास आघाड़ी पर है, हम उन्हीं को बोलते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल जो भी अब ये इलेक्शन चल रहे हैं आइडियोलॉजिकल बेस पे, इस पे पक्के मुद्दे लेकर आइए। हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ का मुसलमान भी डेवलपमेंट चाहता है, और यहाँ का मुसलमान वक्फ बिल को लेकर, एनआरसी को लेकर, ये सारे ऐसे मुद्दे उठाते हैं और बाद में मुसलमानों को बाहर आकर धरने वगैरह देने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है। हर बार क्या हम यही काम करेंगे, बाहर रस्तों पे आके धरने? भाई फिर आपको हम क्यों चुन के ला रहे हैं, ये तो सवाल जनता पूछेगी ना। आइडियोलॉजी में चेंज लगातार देखने को मिलता है कि पहले आप चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, और उसके बाद जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके साथ चले जा रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया, उसके बाद अब बीजेपी और महायुति में भी जो है वो भी यही है। इसका असर पड़ता है? देखिए कैसा होता है ना, ओरिजिनल होता है और नकली होता है। तो जो ओरिजिनल पार्टी है शिवसेना और जो ओरिजिनल पार्टी है एनसीपी और कांग्रेस, वो पब्लिक को पता है कौन है। भले ही कोर्ट का जजमेंट कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक के कोर्ट में सबको पता है कि ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी और ओरिजिनल कांग्रेस कौन है, और इंशाल्लाह वही जीतेगी महाविकास। आपके हिसाब से ओरिजिनल उद्धव ठाकरे है। और सेकेंडली देखा जाए आज के दिन बीजेपी में आधे से ज़्यादा लोग दूसरे पार्टी से आए हुए हैं।